देखिए, किसकी फोटो किसके साथ जोड़ दो, किसके नीचे क्या लिख दो, कोई मर्यादा नहीं, कोई 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 लवाजमात नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं जर्नलिज्म की। जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गया है वो जर्नलिस्ट बन जाता है। तो आप ये सोचते हैं कि भाई यार नहीं, वो गवर्नर भी हमें वो मिलेगा, चीफ मिनिस्टर भी हमें इफ्तार पार्टी में बुला लेगा, तो ये मीडिया शुरू कर दो। रोकथाम करने वाली एजेंसीज जो हैं वो रोकथाम करने में कहीं विफल रही हैं। आपने देखा कि मोबाइल उठाया, 1500 का माइक लिया और जहां जाए जो मर्जी पूछना शुरू कर दिया, जो मर्जी कहना शुरू कर दिया। एक नॉन सीरियस इंटरव्यू करता है और उसकी व्यूअरशिप जो है 2 लाख हो जाती है, तो वो सोचता है मैं स्टार बन गया। तो ना उसकी कोई ना उस इंटरव्यू की कोई टांग होती है ना सर होता है, लेकिन सिर्फ डिफेम कर रहा होता है या ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के साथ वो स्टोरी कर रहा होता है और वो हाइप लेना चाहता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और रियल लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो मैं समझता हूँ वो शायद कभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी नहीं जाते होंगे। नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें और पूरे भारत की भी अगर बात करें तो लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं और लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की अगर बात करें यानी कि पत्रकारिता की अगर बात करें तो एक अहम भूमिका है और एक वॉच डॉग का रोल न केवल भारतवर्ष में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी पत्रकार करते आए हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते आए हैं। और इस लाइन ऑफ एक्शन में कई पत्रकारों ने अपनी जान की शहादत भी दी है और जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उनको अपनी बीट्स को कवर करने के लिए अपनी शहादतें भी दी हैं और हाई स्टैंडर्ड्स जर्नलिज्म के जम्मू कश्मीर में सेट किए हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्त के साथ साथ पत्रकारिता में भी डाइल्यूशन आ चुकी है और कुछ ऐसी काली बेड़े हैं जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के नाम पर कालिक या धब्बा बोलने का प्रयास कर रही है। और ऐसी कुछ तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही हैं जिसका संज्ञान जम्मू कश्मीर असेंबली ने भी लिया और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन की तरफ से एक ऑर्डर भी इस संबंध में जारी किया गया। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ये भी कहा गया और हिदायत दी गई है डीसीज और एसएसपीज को कि जो फेक जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़ पोर्टल्स ऑनलाइन जो है उन पर काम किया जाए। कितना महत्वपूर्ण ये कदम और उसके साथ साथ क्या पत्रकारिता में इस तरह की काली बेड़ें लगातार मिसयूज़ ऑफ मीडिया कर रही हैं, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग कर रही हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार जो पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर की जो नब्ज़ है उनको टटोल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री सुहेल काज़मी सर। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सूरी साहब, काज़मी साहब, एक बहुत ही अहम मुद्दा पत्रकारों की अगर बात करें और चौथा स्तंभ लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर, लेकिन डाइल्यूशन जो आई है, एक ज़माना वो था कि जब कोई फंक्शन हुआ करता था गिने चुने 5-7 मीडिया पर्सन्स रिप्यूटेड हुआ करते थे, लेकिन आज तो भेड़ चाल है। और सदन में जो असेंबली सेशन चल रहा था वहाँ जो तस्वीरें देखने को मिली और कल 2 दिन पहले एक और पत्रकार ब्लैकमेलिंग करते हुए उसकी तस्वीरें और उसका ऑडियो वायरल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए सर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हम दोनों भाई इसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और आपका भी अब लगभग 30-32 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा भी तकरीबन अब 35 ईयर्स मुझे भी हो गए। लेकिन डिल्यूशन जो स्तर जर्नलिज्म का एकदम डाउन हुआ है वो शायद सोशल मीडिया की इंट्रोडक्शन से हुआ है, शायद मोबाइल और इन सब चीज़ों की जो इन्वेंशन हुई है उससे हुआ है। और रोकथाम करने वाली एजेंसीज जो हैं वो रोकथाम करने में कहीं विफल रही हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल एलजी साहब का कि उन्होंने संज्ञान लिया इस चीज़ का। देखिए, किसकी फ़ोटो किसके साथ जोड़ दो, किसके नीचे क्या लिख दो, कोई मर्यादा नहीं, कोई 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 लवाजमात नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं जर्नलिज्म की। जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गया है वो जर्नलिस्ट बन जाता है। और हम देखते हैं, हम तो ऐसे दौर में थे कि कभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते थे और अगर वो आधा घंटा लेट होते थे तो हम 10 लोग 12 लोग अपने प्राइम यूथ में खड़े हो जाते थे और बाइकआउट कर देते थे और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सॉरी बोलते थे, फिर हम लोगों को बिठाते थे। ये डिग्निटी थी मीडिया की, जम्मू कश्मीर की, या पूरे हिंदुस्तान की। अब वक्त के साथ साथ ऐसा चेंजेस आई है कि जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, जो जो जिसको कोई काम नहीं मिलता, वो सोचता है मीडिया इज़ जस्ट लाइक ए वाइट एलिफेंट, इसके ऊपर बैठ जाएं, अपना पेपर निकाल लें तो हमारे जितने भी बुरे काम हैं, चाहे हम शराब के ठेकेदार हैं, चाहे हम कुछ और तरह की माइनिंग करते हैं, तो हम जर्नलिस्ट बन जाएंगे। देखिए, एक डॉक्टर विद कन्विक्शन डॉक्टर बनता है, एक जर्नलिस्ट विद कन्विक्शन जर्नलिस्ट बनता है, एक इंजीनियर विद कन्विक्शन इंजीनियर बनता है। और कन्विक्शन जो है बड़ी मस्त है किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए, तो कन्विक्शन तो है नहीं। तो आप ये सोचते हैं कि भाई यार नहीं, वो गवर्नर भी हमें वो मिलेगा,
चीफ मिनिस्टर भी हमें इफ्तार पार्टी में बुला लेगा तो ये मीडिया शुरू कर दो। अब ये जो ट्रेंड, पहले तो न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन करवानी होती थी, फिर उसके साथ 10 लोग स्टाफ रखना होता था, फिर अखबार बनानी होती थी, फिर एडिटिंग होती थी, फिर अखबार में क्या कंटेंट आप लगा रहे हैं ये मैटर करता था। तो आप खुद पढ़े लिखे होंगे तभी तो अपने न्यूज़पेपर को अच्छी तरह आप पब्लिश कर पाएंगे। तो वो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो गया। आपने देखा कि मोबाइल उठाया, 1500 का माइक लिया और जहाँ जाए जो मर्जी पूछना शुरू कर दिया, जो मर्जी कहना शुरू कर दिया, जो मर्जी। ये जो टीआरपी की होड़ जो थी ना, एक दिन में हीरो बनने वाला जो चलन था, ये पूरे भारत में तो शुरू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है सर, और जम्मू कश्मीर की निटी ग्रिटीज बड़ी ध्यान से हमको करनी पड़ती। जैसे आपने खुद ही कहा सर कि जम्मू कश्मीर में सूरी साहब कितने हमारे भाइयों ने, मुश्ताक अली था श्रीनगर में, उसने जान अपनी गंवा दी, यूसुफ जमील के घर में बम अटैक हुआ, उसके अलावा बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने, हमें भी बहुत थ्रेट्स आती थी जब हम उस टाइम पे काम करते थे, आपको भी आती थी जब आप फार फ्लंग एरिया में जाते थे, पुंछ डिस्टर्ब था, मैंडर डिस्टर्ब था, श्रीनगर डिस्टर्ब था। तो हम इन सब चीज़ों से जूझते 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 यहाँ पहुँचे। अब देखते ये हैं कि एक बच्चा जो है वो एक नॉन सीरियस इंटरव्यू करता है और उसकी व्यूअरशिप जो है 2 लाख हो जाती है, तो वो सोचता है मैं स्टार बन गया। तो ना उसकी कोई ना उस इंटरव्यू की कोई टांग होती है, ना सर होता है, लेकिन सिर्फ डिफेम कर रहा होता है या ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के साथ वो स्टोरी कर रहा होता है और वो हाइप लेना चाहता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और जो रियल लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो मैं समझता हूँ वो शायद कभी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी नहीं जाते होंगे, या वो सिर्फ अपने डेस्क पे बैठ के, अपने घर या अपने ऑफिस में बैठ के अपना काम करते हैं और उनके काम की बुनियाद पे उनका नाम है। देखिए, मैं आपको बड़े आपके फेस पे कहना चाहता हूँ कि आपने 25 साल 26 साल पहले एक सीधी बात का कंसेप्ट शुरू किया, आपने गुड मॉर्निंग का शुरू किया। आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों को आपका फेस से ज़्यादा सीधी बात से आपको लोग तो विवेक सूरी से नहीं जानते होंगे, बोले सीधी बात वाले ये हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उस इतिहास का आप भी हिस्सा थे। हम इकट्ठे। अब दूरदर्शन को अगर आप देखें तो मुझे याद है कि एक कंटिन्यूशन सीरीज में आप शाम को 7 PM लाइव करते थे, जो बड़ा मुश्किल होता था। हर बच्चा जिसको जर्नलिज्म का पता नहीं है वो लाइव नहीं कर सकता, या वो न्यूज़ का कंटेंट को पूरे दिन को ड्राफ्ट करके, एडिट करके और खुद प्रेजेंट करे, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तभी मुमकिन होता है, एक तो आपकी बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है, दूसरा सीखने की क्षमता कितनी है आपकी, और फिर आप डिलीवर कैसे करते हैं। और अगर आप अच्छा डिलीवर करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोफेशन को ग्लोरीफाई करते हैं, अपने आप को भी ग्लोरीफाई करते हैं। तो वो बहुत कम लोग हैं जम्मू कश्मीर में, तो बहुत कम लोग रह गए अब जो रोल मॉडल्स हैं जर्नलिज्म में, लेकिन जो हैं उनका नाम जो है सरफरिस्त है, उनको पूरे दुनिया याद करती है। हम भी यहाँ बैठे होते हैं तो मुझे भी नहीं पता होता 1 घंटे बाद कौन आएगा, नेशनल चैनल से कौन पूछेगा, क्या पूछेगा। क्योंकि देखिए, आपको कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट तभी आता है जब आप खुद इंटेलेक्चुअल हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद सीखने का एक जो रिवायत है, सीखने के लिए तो पूरी उम्र चाहिए सर। तो सीखने की कितनी क्षमता आप में है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे इन न्यूज़ मेकिंग। तो ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ तो आज जो होगी स्टोरी, इसके बाद कोई स्टोरी नहीं होगी, बिकॉज फ्लेयर ऑफ राइटिंग खत्म हो गया। बच्चे लिखना पढ़ना जानते नहीं, लिखना तो बिल्कुल ही नहीं जानते। तो इसके लिए अगर ऑनरेबल एलजी ने एक स्टेप लिया है, ये हमने सत्यपाल मलिक जी को भी बोला था, मुर्मू साहब को भी बोला था, वोरा साहब के साथ 2-3 बार बात मेरी हुई कि जनाब कुछ सीनियर जर्नलिस्टों को इन्वॉल्व कीजिए, एक कमेटी बनाइए, इन्फॉर्मेशन को इन्वॉल्व कीजिए, पीआईबी को इन्वॉल्व कीजिए, एक फुल प्रूफ कमेटी बना के जो असर्टन करे कि जनाब जर्नलिज्म के पैरामीटर्स क्या रहेंगे, किन किन जर्नलिस्टों को क्या क्या सहूलियात देनी है, और बाकी बिहार यूपी की तरह यहाँ भी जर्नलिस्टों के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसे बाकी रियासतों में होता है। उनको भी कमरे की ज़रूरत है, वो भी गरीब लोग हैं, उनको भी कंसेशन चाहिए एयर ट्रेन टिकट्स में। तो जैसे बाहर की स्टेट्स में इलेक्शन मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज जर्नलिस्टों के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स निकालती है, वैसे आप यहाँ भी कीजिए। और ये जो मशरूमिंग और ब्लैक जर्नलिज्म है, येलो जर्नलिज्म है, इसको कटेल करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसीज बनाइए। अब शुरुआत हुई है, एलजी साहब ने कहा देखिए इसका क्या क्या आने वाले दिनों में डिविडेंड्स मिलते हैं। काजू साहब, 3 दिन पहले जब सदन का आखिरी दिन था, उस दिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से भी इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट किया गया। इवन एक एमएलए हैं, उनको भी उन्होंने कहा कि मोबाइल देख रहा था और उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया गया। मीम्स बनती नज़र आई हैं हमारे जो ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स हैं, और कांग्रेस के जो एमएलए हैं निज़ामुद्दीन भट्ट साहब खुद एक पत्रकार रह चुके हैं, एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का इशू उठाया कि कोई भी एक छोटा सा माइक लेकर और मोबाइल फ़ोन पकड़ कर जर्नलिस्ट बन रहा है, और
सो कॉल चैनल्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है, कितने रिप्यूटेड हैं, और उस तरह के इंस्ट्रक्शन उसके बाद डीआईपीआर की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन सामने आई थी। क्या आवश्यकता है कि उन जो कुछ मछलियाँ हैं जो तालाब को गंदा करती हैं, वीड आउट करने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं एक रिगरस फ़िल्ट्रेशन लगाने की ज़रूरत है, क्रेडिबिलिटी को लेकर, चैनल के उनके काम को लेकर, और क्योंकि एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग कई चैनल्स या फिर इंडिविजुअल सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बन के कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, इसमें टू वे प्रोसेस है। अब मैं देखता हूँ असेंबली का सेशन चल रहा होता है, आपको भी याद होगा जब आप असेंबलीज अटेंड किया करते थे 96 की असेंबली, जब थम्पिंग मेजॉरिटी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बाद आज़ाद साहब की, महबूबा जी की, मुफ्ती साहब की असेंबली, जितनी भी हम अटेंड करते, तो असेंबली के अंदर की जो एक डिग्निटी थी वो असेंबली के अंदर होती थी। प्रेस गैलरी में जो लोग होते थे प्रॉपरली स्क्रूटनाइज होके उनके कार्ड्स बन के वो बैठते थे और वहाँ सवाल जवाब नहीं होते थे। ये पहली असेंबलीज में देखता हूँ कि लेजिस्लेटर्स का भी कसूर है बहुत बड़ा, कि वो पहले ही अपने चुने हुए जो, चाहे उसका उस जर्नलिस्ट का वजूद है या नहीं है, चाहे उस चैनल को कोई देखता, चैनल मतलब सोशल मीडिया चैनल से मेरी मुराद कोई नेशनल चैनल नहीं है, वो असेंबली के बाहर उनको बुला लेते हैं। तो एक पैरेलल असेंबली जो है बाहर सोशल मीडिया की चलती है, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू, आपने देखा होगा। वो भी एक बड़ा एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट उसका जाता है कि भाई एक जो सेंसिटिव चीज़ें हैं जो असेंबली के अंदर हो रही हैं, जिन क्वेश्चन क्योरिटीज़ पे जवाब दे रहे हैं कमिश्नर सेक्रेटरीज या ऑनरेबल मिनिस्टर्स, वो हाईलाइट नहीं होती हैं। बाहर एक पॉलिटिशियन ने दूसरे को गाली निकाल दी, दूसरे ने तीसरे को निकाल दी, वो चीज़ें जो है बाहर जो है उसकी मीम्स बनती हैं या उसके सोशल मीडिया पे 2000 5000 उसकी व्यूअरशिप बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ बोथ वे लेजिस्लेटर्स का भी काम है, क्योंकि वो भी एक बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं और खासकर यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आप रोज़ रोज़ हर एक घंटे बाद आप चाहते हैं मेरा इंटरव्यू आ जाए, या हर एक घंटे बाद, ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक घंटे में कोई लेजिस्लेटर कोई कमाल और धमाल कर देगा जो सेंसलाइज हो जाएगा। तो हर चीज़ की एक मर्यादा है, एक तरीकाकार है, और गलत लोगों को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो सोसाइटी उससे, उसका नुकसान सोसाइटी को होता है। तो मैं समझता हूँ जितने भी लॉ के एम्बिट में लोग आते हैं जिन पे बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि आप, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का चलन ही बंद हो गया। आपने देखा होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, चीफ सेक्रेटरी करते थे और नंबर एलजी करते थे, क्वेश्चन आंसर होते थे, एक सेशन होता था, उसके बाद चाय होती थी, चाय पे भी आप डिस्कशन करते थे। वो एक डिग्निटी थी, एक डिग्निफाइड तरीकाकार था गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करने में, और जर्नलिस्टों का होता था कि इसको और अच्छी खूबसूरती से सोसाइटी को कैसे बताएं कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, ये चीज़ें जो हैं, इसका जो फ़ायदे हैं, ये स्कीम्स जो हैं लोगों के डोमेन तक जाने वाली है। वो जो चलन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता था बनिस्बत कि ये जो टीआरपी की होड़ है इसमें हम फंस गए। तो इसके लिए अगर कोई ज़बरदस्त स्टेप्स सरकार की तरफ से उठ रहे हैं सर, तो मुझे लगता है हम सबको वेलकम करना चाहिए। आप तो शुरू से बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, तो बड़े जो सीनियर लोग हैं वो भी बोलते हैं। तो ये अगर आज आप इसको कर्व करना शुरू करेंगे तो ये मशरूमिंग यहीं रुक सकती है या कम हो सकती है। ऐसे में डीआईपीआर की अगर बात करें, कितना एक क्योंकि एक नोटिफिकेशन तो उन्होंने निकाला है, व्हाट नेक्स्ट, ताकि जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे लोग हैं जो रहनुमाई कर रहे हैं, क्या ऐसे जो मीडिया हाउसेस हैं जिनके पास लोग काम करते हैं, क्या उन सभी मीडिया हाउसेस पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल अप्रोच को लेकर बात की जाए? लेकिन विडम्बना यहाँ पे है कि यहाँ पर मीडिया हाउसेस जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स चल रहे हैं, मैक्सिमम सिंगल कैमरामैन रिपोर्टिंग ही करते नज़र आ रहे हैं। सर देखिए, आपको याद होगा कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी, मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा, ऑनरेबल गवर्नर साहब से, कि वो जो चलन था ना कि वो एक मीडिया को लेके जाते थे बाहर, कुछ प्रोग्राम्स होते थे गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए मीडिया को हमेशा कभी पत्नीताप, कभी सनासर, कभी लद्दाख, कभी संस्कार, कभी इवन दो के चॉपर्स में भी ले जाया करते थे। आपको याद होगा, आप भी बहुत बार गए होंगे। वो एक प्रॉपर तरीका था जिससे कि जर्नलिस्ट भी अपने आप को पार्ट ऑफ द सिस्टम समझता था, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट समझता था, और उनको भी इंसेंटिव्स मिलते थे। तो दोनों चीज़ें प्रोजेक्ट होती थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी प्रोजेक्ट होती थी, और जहाँ रॉन्ग डूइंग होती थी वो भी उनके सामने लाई जाती थी कि यहाँ इंप्रूवमेंट का और
ध्यान रख सकते हैं आप या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। अब वो चीज़ें रही नहीं, तो DPIR में मुझे लगता है एक तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन के लोग ही वहाँ काम करें जिनको नॉलेज हो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की। अब होता ही है कि आज आपने डायरेक्टर लगाया, जब तक वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को समझता है 3 महीने बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर नया डायरेक्टर आता है वो नहीं। और वहाँ मैं देखता हूँ, मैं आज तक तो गया नहीं कभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो चापलूस वहाँ बैठा रहता है एडवर्टीजमेंट 20 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर लेने के लिए, या ये जो शोर शराबा करते हैं उनको वो पैटर्नाइज करते हैं। और जो रियल फेसेस हैं जर्नलिज्म के, चाहे ये तो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, देखिए गवर्नमेंट इदारे उनका काम होना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूटर हैं नेशनल बिल्डिंग में, स्टेट बिल्डिंग में, और रियल ब्रिज है एज ए जर्नलिस्ट बिटवीन डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स ऑफ द सोसाइटी, जो इश्यूज़ को काजेज़ को लेके फाइट करते हैं, लिखते हैं, बहस करते हैं, जिरा करते हैं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब मैं देखता हूँ स्टेट अवार्ड्स मिलते हैं सर, तो बड़ा दुख भी होता है कि यार हमने तो ये जर्नलिस्ट देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, पता ही नहीं। अब वो किस पैमाने पे वो देते हैं, किस तरह से वो नॉमिनेट होते हैं, मुझे तो पता नहीं है, और ना मैं कभी इन चीज़ों पे पीछे जाता हूँ। लेकिन ये है कि सरकार का काम होना चाहिए, और ख़ासकर इस वक्त जो हमारे LG साहब हैं या चीफ मिनिस्टर, उनका काम होना चाहिए कि ऑन प्रायोरिटी देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कंट्रीब्यूटर है। जैसे बोलते जी बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड दे दिया आपने, तो हम भी तो देखते हैं वहाँ बेस्ट लेजिस्लेटिव अवार्ड का कमेटी का, मैं भी 2-3 साल मेंबर रहा, तो हम देखते थे इनके बिहेवियर कैसा है, इनका तरीकाकार क्या है, इनके क्वेश्चन आंसर सेक्शन कितने। उसी तरह आप जर्नलिस्टों को भी उस पैमाने से देखिए कि वो किस तरह से जम्मू कश्मीर की बिल्डिंग में, जम्मू कश्मीर के असासे को मजबूत करने में, जम्मू कश्मीर की रख रखाव में कितना काम कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। और वो एक फिनोमिनल काम है जो बिल्कुल रुक नहीं रहा है, कॉन्टिन्यूटी वे में, चाहे वो मिलिटेंसी थी, चाहे सामान्य हालात थे, जैसे भी हालात है, लेकिन एक जर्नलिस्ट ही रहा और वो अपने काम से खिदमत करता रहा। तो ये सरकार का इंडिवर होना चाहिए कि उन जर्नलिस्टों को उनके वेलफेयर स्कीम्स को लेके, और ऐसे मशरूमिंग जर्नलिस्ट या येलो जर्नलिस्ट जो हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और उनको ऐसी कार्रवाई करेगा तो आगे से जो नेक्स्ट जो आने वाले लोग हैं वो 10 बार सोचेंगे कि इस प्रोफेशन, ये कोई रेडी लगा के सब्जी बेचने वाला प्रोफेशन नहीं है। इसमें पूरी दुनिया की नज़र होती है, पूरी सोसाइटी की नज़र होती है, और एक इबादत का काम है जर्नलिज्म। ये मजाक नहीं है कि आपने बोला जी माइक उठा लिया तो शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि चलिए एक स्टेप हुआ है, लेट्स होप कि LG साहब और इसको अच्छी तरह इन्वॉल्व करते हैं या कोई कमेटीज बनाते हैं ताकि ये चीज़ों से लोगों को निजात मिले और काम करने वाले लोग अच्छी तरह काम कर सकें। क्योंकि डर लगा रहता है कि ये आएगा, ये गलत नून में नुक्ता निकाल के, जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं वो भी बेचारे परेशान होते हैं और काम करने में उनको भी परेशानियां होती है। तो मैं समझता हूँ 2 वे प्रोसेस है, सरकार चाहे तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। सुहेल भाई, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, खासकर पत्रकारिता और खासकर 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, 4th स्टेट की आपने महत्व पर बात की, और जम्मू कश्मीर में जो डायल्यूशन नज़र आ रही है उस पर आप अपना इंसाइट दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।